हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अब कुछ दिन के अंदर, बस उन्होंने सून लिखा है, कुछ दिन के अंदर हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है। और दिसंबर में एग्जाम होगा, तो मानकर चलिए 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच या 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच एग्जाम होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी के लिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस देखिए। मैंने सिलेबस सारा अपने इस पर डाल दिया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में या सर्च में लिखिए सीटेट सिलेबस लर्निंग विदाउट बर्डन, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस देखिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे तो आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई नहीं होगा। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 4 महीने ही है। 4 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई होगा। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी। तो एक बात मैं बता दूं कि इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 1 और पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 1 और पेपर 2 के लिए लैंग्वेज 1, ये चारों का सिलेबस एक ही होता है। जो सिलेबस लैंग्वेज 1 का है वही सिलेबस लैंग्वेज 2 का है पेडागोजी में, और जो सिलेबस पेपर 1 के लिए लैंग्वेज का है वही सिलेबस पेपर 2 के लिए। सिलेबस सेम है, बस अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि 15 नंबर का जो पेडागोजी है वो तो पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही होता है। लेकिन 15 नंबर का पेडागोजी सेम, बाद के जो 15 नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रोज होता है और एक पोइट्री होती है। तो जो आप लैंग्वेज 1 में रखेंगे उसमें आपको एक प्रोज और एक पोएट्री पूछा जाएगा, और जो पेपर आप लैंग्वेज 2 में रखेंगे उसमें दोनों के दोनों प्रोज ही होंगे, पोएट्री नहीं होगी। और उसी प्रोज में से फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो उस प्रोज से ही होंगे, और एक या दो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और पोएट्री में भी पोएट्री से फिर क्वेश्चन होते हैं और एक या दो व्याकरण के। तो कुल मिलाकर 3 से 4 व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी का होता है। अब बाकी जो 10-12 क्वेश्चन होता है वो उसी प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड होता है। तो पोएट्री तो थोड़ा टफ होता है, इसलिए मेरा सजेशन ये होता है कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश पोएट्री को भी समझ सकते हैं तो आप लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश को रख सकते हैं। ठीक है। बस प्रोज और पोएट्री वाले सेक्शन को छोड़ के बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेम ही सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का, और पेपर 1 पेपर 2 का भी सेम ही सिलेबस है। तो ये आज हम लोग पेपर 2 के 20 दिसंबर का आया हुआ पेडागोजी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पेपर 1 में भी हेल्पफुल होगा। और अगर आपने लैंग्वेज 1 के लिए रखा है, लैंग्वेज 2 के लिए रखा है हिंदी, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके अध्ययन की वकालत करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है कि पहले आप बच्चे को मातृभाषा पढ़ाइए। ठीक है। उसके बाद एक उसको जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाइए, वो चाहे तो संस्कृत हो वो चाहे तो इंग्लिश हो सकता है, जापानीज हो सकता है। और उसके बाद आप उसको एक शास्त्रीय भाषा, मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाइए। 3 भाषा पढ़ाने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं, ये नहीं, क्योंकि इसमें मातृभाषा तो बताया ही नहीं। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं, ऐसा नहीं है। 3 भाषा पढ़ने के लिए बताया गया, जिसमें पहला होगा मातृभाषा। समूची विद्यालय में शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में, ये भी नहीं है। मातृभाषा घर की भाषा, जो उसके घर की भाषा है, मातृभाषा चाहे उसका कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो सबकी मातृभाषा हिंदी ही है। जो भी उसकी मातृभाषा है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, जो भी है। ठीक है। तो सबसे पहले उसको मातृभाषा पढ़ाइए, फिर एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाइए, और फिर एक विदेशी भाषा पढ़ाइए, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषा। तो ये त्रिभाषा सूत्र, त्रि लैंग्वेज फॉर्मूला जो है ये दिया जाता है एजुकेशन पॉलिसी में शुरू से। 64 से 68 में जो कोठारी कमीशन लागू हुआ था, तभी से ये 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला चला है, मातृभाषा, क्लासिकल लैंग्वेज और
फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन कर लिए तो सेम यही क्वेश्चन आएगा। तभी आप अगर चीजों को समझ लेंगे कि कहता क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या कितने भाषाओं को पढ़ाने की बात की गई है, तो क्वेश्चन तो यही आएगा। बस इसको घुमा फिरा के लैंग्वेज को जितना चाहेगा वो इधर उधर घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन अगर आपको बात पता है तो आप बना लेंगे, रट लिए हैं तो नहीं बना पाएंगे। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो ये क्या हुआ? ये हुआ भाषा अर्जन। क्योंकि जो चीज आप प्रॉपर फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, फॉर्मल तरीके से मतलब स्कूल जाके कहीं जाके कॉपी कलम लेके उसका रूल रेगुलेशन नियम याद करके, वो होता है लर्निंग। लेकिन जो आप अपने आप एक्वायर कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा एक्विजिशन, भाषा अर्जन। जैसे कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा को क्या करता है? एक्वायर कर लेता है। मातृभाषा के लिए उसको लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं, अगल बगल के लोग बोलते हैं, तो वो एक्वायर कर लेता है। तो उसी तरह यहाँ मराठी भाषा सीखने के लिए वो क्या करती है? अपने पड़ोस और विद्यालय में अपने मित्रों से सीख लेती है। इसके लिए वो कोई लर्निंग नहीं कर रही है, क्या कर रही है? एक्विजिशन, भाषा अर्जन कर रही है। ठीक है, तो इसका भाषा अर्जन, भाषा अधिगम जहाँ एफर्ट लगाना पड़ता है, सहारा देना स्कैप होल्डिंग होता है, और परिकल्पना निवेश नहीं। जब भाषा बच्चा अपने आप सीख ले, बिना किताब कॉपी लिए, बिना ग्रामर पढ़े, बिना रूल रेगुलेशन जाने, तो उसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, यह किस रूप में जाना जाता है? तो अर्थ ग्रहण करने के बाद जहाँ पे आ जाए अर्थ ग्रहण, तो उसको अर्थगत संकेत कहते हैं। ठीक है, और इसको सिमेंटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ रहा है तो वो अर्थगत संकेत हो गया। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना, ये किसमें सम्मिलित है? अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। ठीक है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इसको विषय वस्तु के शब्द के रूप में वर्गीकृत किया गया। निष्क्रिय शब्द संपदा क्या होता है? जो आप जानते हैं, अगर आपका उसका उस पे आप उसको देख लेते हैं तो उसका अर्थ समझ जाते हैं, लेकिन अक्सर उसको यूज नहीं करते हैं। जो अक्सर यूज करते हैं उसको कहते हैं, जो एक्टिव रहता है दिमाग में, उसको कहते हैं सक्रिय शब्द संपदा। ये है कि आप जानते तो हैं, लेकिन जब वो नजर के सामने आ जाता है तब याद आता है, नहीं तो आप उसको अक्सर यूज नहीं करते, वो एक्टिव नहीं रहता है, पैसिव हो जाता है। ठीक है, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण विषय वस्तु के शब्द के रूप में वर्गीकृत किए गए। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान, इसको डिक्लरेटिव नॉलेज कहते हैं। प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत है। प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत है। बनावटी पठन सामग्री नहीं, साहित्यिक कार्य नहीं, पाठ्यपुस्तक के लिए सबसे जो अच्छा माना जाता है वो है प्रामाणिक पठन सामग्री, ऑथेंटिक। ठीक है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक बुक जिसको कहते हैं। प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में पठन सामग्री का स्रोत है प्रामाणिक पठन सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि नहीं, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना नहीं। सिर्फ आप व्याकरण का ज्ञान नहीं देखेंगे कि वो व्याकरण का उसको कितना ज्ञान है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, ये सही है। ठीक है, आप लैंग्वेज का अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, यह भी नहीं, भाषाई निपुणता का आकलन करना, यही होता है असेसमेंट। और अगर इसमें
एक चीज याद रखिएगा, अगर इस तरह का दे कि ये देखना कि बच्चा अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर सकता है, ये अगर ऑप्शन में दिया हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है जहां बच्चा भाषा को, या तो ये दिया हो कि प्रयोग कितना कर सकता है, वो एक्सप्रेस कितना कर सकता है, तो इस तरह का जो ऑप्शन होता है कि जिसमें बच्चा भाषा का प्रयोग करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं। सही है। शिक्षा त्रुटि क्या है, पता चलेगा ना कि बच्चे जब गलती करेंगे तभी पता चलेगा कि बच्चे को सीखने में कहाँ प्रॉब्लम है। अगर बच्चे गलती करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फीडबैक मिलेगा। जब बच्चे गलती करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कमी है। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जो है फीडबैक का काम करेगी। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तभी के तभी त्रुटि को, उसको प्रयोग करने देना चाहिए। अगर वो प्रयोग करते समय आप बार बार उसको टोकेंगे तो वो आगे से प्रयोग करना ही बंद कर देगा। तो पहले तो आप उसको प्रयोग करने देंगे। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने के क्षेत्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। त्रुटियां जब होगा तभी शिक्षक भी समझ पाएंगे इसको गलती का, अब बच्चे भी गलती करते करते ही सही कर पाएंगे। सीधा कोई बच्चा गलत, अगर सीधा कोई बच्चा सही सोचेगा कि हम सीधा सही ही कर लेंगे तो नहीं कर पाएगा। गलत गलत करते करते ही वो जाकर सही करेगा। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भाषा की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समूची पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ये बीएड में एक सब्जेक्ट भी चलता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब कोई भी भाषा वो पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, लैंग्वेज से ही पढ़ेगा। चाहे वो साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो वो साइंस से ही पढ़ेगा ना, वो लैंग्वेज से ही पढ़ेगा। लैंग्वेज के थ्रू ही तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ेगा, बिना लैंग्वेज के कैसे पढ़ेगा? चाहे वो हिंदी लैंग्वेज से पढ़े, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़े, किसी भी लैंग्वेज से पढ़े, लेकिन साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े, कुछ भी पढ़ने के लिए उसको जरूरत तो लैंग्वेज की ही है। एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए, देखो क्या है, क्लास किसका, हिंदी का, मतलब लैंग्वेज का। उसको सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें, उसको ये सब सब्जेक्ट का भी पुस्तक पढ़ना है, जबकि उसको प्रोजेक्ट तैयार किसका करना है, हिंदी के लिए। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विविधता, इस पे उसको कार्य करना, ये प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन वो सब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट का किताब पढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मतलब सारे सब्जेक्ट में लैंग्वेज, यही होता है। तो यही इसका आंसर होगा, समूची पाठ्यचर्या में भाषा। एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है। इस अधिगम तकनीक को कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा संज्ञानात्मक युक्तियां। ठीक है, पहले से जो सीखा हुआ है उसी को बेस बना के आगे का चीज सीखा जाता है, यही तो नियम है। ठीक है, कि पहले से जो बच्चा जान रहा है उसी को बेस बना के वो आगे के इसीलिए किसी भी बच्चे को पढ़ाने के पहले उसका प्रीवियस नॉलेज जानना क्यों जरूरी होता है। चाहे जरूरी नहीं है कि उसका प्रीवियस नॉलेज बुक से ही रिलेटेड हो, कुछ भी है, लेकिन पहले आपको उसका प्रीवियस नॉलेज जानना पड़ेगा। जब आप प्रीवियस नॉलेज जानेंगे उसी के बेस पे तो आप आगे की चीजें बताएंगे ना, ऐसे कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो पहले से जो उसने व्याकरण में नियम सीखे हुए हैं उसी को बेस बना के वो आगे का नियम सीख रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक युक्तियां।
एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधि जहां भी सहायता लेके करने का बात आ जाएगा तो वो हो जाएगा स्कैप होल्डिंग। ठीक है, सहायता लेकर करने का बात आएगा तो वो ये बायगोत्स्की का सोशल लैंग्वेज वाला जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड है। जहां भी बच्चा चाहे अपने भाई से सहयोग ले, चाहे अपने पीयर से ले, चाहे अपने टीचर से ले, अगर बच्चा किसी के हेल्प से कुछ कर पा रहा है तो वो स्कैप होल्डिंग होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पार या नहीं तो सहारा लेना। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य। ठीक है, व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है। व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना तथा पृथक रूप से प्रयोग करने, बार बार अभ्यास करने वाला जो ये या रट्टा मारने वाला जो ऑप्शन होता है ना वो हमेशा गलत ही होता है। ठीक है, जहां बच्चा खुद को एक्सप्रेस करे, अपने से प्रयोग करे, वो सब ऑप्शन सही होता है। व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, कोई भी चीज को जो है ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, संदर्भ में पढ़ाना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, वो प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलवाना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन। आप पहले ही उसको व्याकरण का नियम दे दिए, उसको रटवा दिए कि ये है व्याकरण का नियम, रटो, ये अच्छा चीज नहीं है। लेकिन पहले आप कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को प्रयोग करवाए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करवाए, बाद में जब आपने प्रयोग करवा दिया उसके बाद फिर बताया कि देखो इसमें ये नियम रूल है, तो फिर वो उस रूल को अच्छे से समझ जाएगा। व्याकरण पुस्तक तथा अगर पहले ही रूल रटवा देंगे तो वो अच्छा चीज नहीं है। आप पहले उसको कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करवाइए, उस चीज को बाद में उसका बताइए कि ये इस नियम के आधार पर हुआ है। व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना, ये भी नहीं। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री तथा अथवा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं। क्या क्या कारण है कि लोग इतना अच्छा से हिंदी बोल लेता है जितना अच्छा से इंग्लिश नहीं बोल पाते? क्योंकि इंग्लिश में उसको रूल सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, और हिंदी में क्या है, वो रूल रेगुलेशन ग्रामर कुछ पहले सीखता नहीं है, पहले वो चारों तरफ से भाषा सुनकर ही उसको एक्वायर कर लेता है। तो सबसे जरूरी है उसको प्रयोग करना। ठीक है, प्रयोग करना सबसे अच्छी चीज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ये तो वही क्वेश्चन है। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद मतलब वही संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं? बच्चे कक्षा कक्ष, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे और बायगोत्स्की। बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, ऐसा भी वो लोग नहीं कहते। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से वो लोग कहते हैं बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सीखते हैं ये। और एक चीज और क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में ये दिया है बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ कर सीखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल कम टाइम है, 4 महीने ही बचे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।